स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सबका आपकी अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो चलिए देख लेते हैं, क्लास 9 का है रैन ऑन द रूफ चैप्टर 3 सब्जेक्ट इंग्लिश में। ये रैन ऑन द रूफ का मतलब होता है छत पर वर्षा। रैन मतलब होता है छत, ऑन द रूफ रूफ सॉरी रैन मतलब होता है वर्षा, ऑन द रूफ यानी छत पर। छत पर वर्षा की एक छोटी सी पोयम है जो नरेटर जो हैं, राइटर जो हैं, उनके द्वारा मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए पूरा स्टोरी पूरा पोयम देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो पहले दिया हुआ है कि when the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof। मतलब होता है कि जब आसमान में काले बादल छाए रहते हैं, डार्क क्लाउड्स छाए रहते हैं, तो वर्षा होने लगती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब पानी बरसना होता है तो आसमान का पूरा कलर ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि अब वर्षा होने वाली है या वर्षा हो रही है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। तो क्या कभी आपने छत पर हल्की वर्षा की ध्वनि सुनी है। लिशन यानी सुनना होता है। कभी आपने छत पर जाके या कहीं पर भी बैठ के आपने वर्षा की ध्वनि यानी वर्षा पानी कैसे गिर रहा है उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश की है। What thought flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain। तो क्या बोल रहे हैं कि जब तुमने यह प्रकृति का संगीत सुना होगा तो तुम्हारे मस्तिष्क यानी मन में क्या विचार आया होगा। तो इसी विचार को जो नरेटर है उन्होंने एक स्वप्न बुना, एक थॉट रखी और उसे इस पोयम के द्वारा बताया। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोला है उन्होंने। उन्होंने बोला है when the humid shadows over all the starry sapphires, ठीक है, and the melancholy darkness gently weaves in rainy tears, what avails to press the pillow of a cottage chamber bed, I listening to the patter of the soft rain overhead। चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इस स्टैंजा का अर्थ क्या निकल के आता है। इसका मतलब होता है व्हेन द ह्यूमिड शैडो ओवर, मतलब होता है कि जब बादलों की नम परछाइयाँ ओवर द ऑल स्टारी सेफर्स तारों को ढक लेती हैं, एंड द मेलनकली डार्कनेस और उस उदास अंधेरा, जेंटली वीव्स इन रैनी टीयर्स धीरे धीरे वर्षा रूपी आंसुओं में बहता है, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो, तो तब एक कुटिया के कमरे में तकिए में सिर ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, सिर घुसाए लेटना कितना मज़ा देता है ना। ऐसे ही होता है ना कि जब पानी गिरता है तो क्या करते हैं कि एक बिस्तर में सोए सोए आनंद महसूस करते हैं, झम 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 बारिश हो रही होती है। तो वही बोल रहा है स्टैंजा, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रैन ओवरहेड, और लेटे हुए छत पर टप 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 की आवाज़ सुनकर बिस्तर पर पड़े रहना कितना मधुर लगता है ना। तो कितना सॉफ्ट रैन ओवरहेड मतलब कितना मधुर लगता है। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof, है ना। ये हम इसे गाने के जैसे भी गा सकते हैं, तो ये याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। चलिए आगे इसका अर्थ जान लेते हैं क्या बोल रहा है कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, छत पर लगी टाइल्स की जब बूंदे हैव एन इको इन द हार्ट, बूंदे गिरती हैं तब उसकी ध्वनि हृदय में एक स्वप्निल कल्पनाएं उठाती हैं ना। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों स्मृतियाँ इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, उनके वायु के साथ ताना बाना बुनने लगती, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, एंड 1000 रिकलेक्शंस वीप देयर air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। मतलब कह रहे हैं कि अर्थात मन में पुरानी स्मृतियाँ ताजी होने लगती हैं जब मैं छत पर वर्षा की आवाज़ टप टप आवाज़ सुनता हूँ या सुनती हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज ही सी यूज इन ईयर अगोन, अब माँ मेरे स्मृति पटल पर उभरती है जो बीते वर्षों में थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर एरा सी लेफ्ट देम टिल द डॉन,
अब हमारे भाई बहनों को सपने में निहारती थी। ओ मेरे ऊपर प्यारी भरी दृष्टि भी डालती थी। जब पानी गिरता था तो मम्मी ऐसा ऐसा देखती थी, हम लोग को हम महसूस होता था, वही सब बता रहे हैं। ओ आई फील देखती थी हम लोग को, हम महसूस होता था, वही सब बता रहे हैं। Oh, I feel her fond look on me as I listened to this refrain, which is played upon the singles by the patter of the rain. जैसा कि पंक्तियों के दोहराव देते हैं कि जब मैं छत पर टाइल्स पर वर्षा की टप टप पट पट आवाज़ महसूस करता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, नरेटर के द्वारा एक जो पानी गिर रहा है उसकी अनुभूति करने के लिए बोला जा रहा है। तो द रैन ऑन द रूफ के राइटर हैं कॉट्स किने। ये आपको ध्यान रखना है, हमारा क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि रैन ऑन द रूफ के राइटर कौन है, कॉट्स किने, ठीक है। या फिर कॉट्स किने ने कौन सी पोयम लिखी है, तो लिखी है रैन ऑन द रूफ, है ना। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि नरेटर क्या सोचता है, उन्हें छत पर पानी की बूंदें गिरती हैं तो कैसा महसूस होता है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। चलिए देखते हैं क्लास 9 चैप्टर 4 का जो पोयम है, द लेक आइजल ऑफ इंसफ्री। मतलब होता है इंसफ्री के द्वीप पर एक झील। लेक मतलब होता है झील। लेक मतलब क्या होता है दोस्तों, झील। यहाँ पे ये जो लेक है इसका मतलब होता है झील, है ना। और इंसफ्री एक द्वीप का नाम है। तो पढ़ लेते हैं कि ये स्टोरी क्या कह रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो कविता है, ये जो पोएम्स है, ये इंसफ्री के एक द्वीप पर है, जो जो कभी अपना इच्छा वर्णन कर रहा है कि ये इंसफ्री के एक द्वीप पर है, जहाँ पर नरेटर जो हैं उन्होंने अपने बाल्यकाल का जो बचपन का समय काफ़ी बिताया था। और ये जो पोएम है एक लिरिक्स है। लिरिक्स मतलब होता है गीत काव्य। लिरिक्स मतलब होता है गीत काव्य। चलिए देख लेते हैं हमारा पोएम क्या कह रहा है, तभी हमें बाकी की चीज़ें समझ में आ जाएंगी वन बाय वन करके। पहला स्टैंजा हम पढ़ते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंसफ्री एंड a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee lord glade. क्या देख लेते हैं क्या बोला कि आई विल अराइज एंड गो नाउ। अब मैं उठूँगा और इंस फ्री, एंड गो टू इंस फ्री, और इंस फ्री पर जाऊँगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बुल्ड देयर, और मैंने वहाँ एक छोटा कैबिन ऑफ क्ले एंड वेटलमेंट, जो मिट्टी और लकड़ी से बनाऊंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव ट्री, वहाँ सेम फली की 9 कतार होगी। अ हाइव फॉर हनी बी, से फली की 9 कतार होगी और मधुमक्खी का छत्ता भी होगा। एंड लाइफ अलोन इन द बी लाउड क्लाड, मतलब और मधुमक्खियों के भिनभिनाते की गूंज वाली वाड़ी में रहूँगा। मतलब मैं वहाँ पे जाऊँगा और एक छोटा कैबिन जो मिट्टी और लकड़ी से बनाऊंगा, सेम फली की 9 कतार होंगी और मधुमक्खियों का छत्ता भी होगा, और मधुमक्खियों की भिनभिनाने की आवाज़ों के साथ मैं वहाँ पे रहूँगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एंड आगे है, एंड आई शाल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, दैट midnights their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the lintest wing. क्या बोल रहा है कि और मैं यहाँ कुछ शांति पाऊंगा। कहाँ, इंस फ्री में, क्योंकि शांति धीमे धीमे आती है ना। जब सुबह सुबह रात्रि का अंधेरा उठ जाता है, जैसे घूंघट धीमे से उठता है और फिर झिंगुर बोलने लगते हैं। आप देखे होंगे एकांत जगह में अगर आप कभी जाएंगे तो झिंगुर की आवाज़ आती है, चुन 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 चुन, वैसे आवाज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
आधी रात चमकेगा और दोपहर जामुनी चमकेगी। मतलब ये उनका थिंकिंग है कि एट नून अ पर्पल ग्लो, है ना, दोपहर जो होगी जामुनी चमकेगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लेंटेंस विंग, और जब शाम को लिनेट पक्षी के मधुर बोलों से भर जाएगी। शाम को जब आप एकांत में बैठ रहे तो आपको एक अलग ही ध्वनि सुनाई देगी। इसके बारे में नरेटर बोल रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। I will arise and go now for always night and day. I hear the lake water lapping with slow sound by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's gray. I hear it in the deep heart score. चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। कह रहे हैं कि अब मैं उठूंगा और जाऊंगा, क्योंकि रात दिन मैं झील के पानी को किनारे से टकराने की मध्यम मध्यम आवाज़ सुनूंगा, है ना, और सुनता भी हूँ। जब मैं रास्ते या भूरे रंग के पथ पर खड़ा होता हूँ तो मैं इस आवाज़ को दिल की गहराइयों से सुनता हूँ। तो चलिए नरेटर ने एक छोटे से पोएम के द्वारा अपने अंदर की आवाज़ बताई है, अपने आत्मा की आवाज़ को साझा किया है कि इंसफ्री के द्वीप पर जाके उन्हें कैसा महसूस होता है, जहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी अपना बचपन बिताया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि द लेक आइसल ऑफ इंसफ्री के राइटर हैं विलियम बटलर येट्स। कौन है? विलियम बटलर येट्स। तो चलिए हमारा क्वेश्चन यहीं से बन करके आएगा कि विलियम बटलर येट्स के द्वारा लिखे गए पोएम का आप नाम बताइए। तो पोएम होगा द लेक आइसल ऑफ इंसफ्री, या फिर ये पूछ देगा कि द लेक आइसल ऑफ इंसफ्री के राइटर का नाम बताइए, तो विलियम बटलर येट्स। या फिर ये पूछ देगा कि उस द्वीप का नाम बताइए, तो द्वीप का नाम है इंसफ्री, है ना। और द्वीप में क्या है? तो द्वीप पर एक झील है। यहाँ पे पूछ देगा कि उस द्वीप में क्या थी, तो द्वीप पर क्या थी? एक झील थी, है ना। और वहाँ पे कलर का नाम पूछ देगा कि जो दोपहर थी वो किस कलर की थी, तो आपको बताना है पर्पल कलर की, यानी जामुनी कलर की। यहाँ पे पूछ देगा कि कौन से चिड़िया की आवाज़ आ रही थी, तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे झिंगुर की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वहाँ पर जा कर के वो किसके भिनभिनाने की आवाज़ को सुनना चाहता है, तो मधुमक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ को सुनना चाहता है। या फिर वो जो 9 कतार की बात कर रहे हैं नैरेटर, वो किसकी है? तो वो सेम फल की है ना। यहाँ पे हो जाएगा कि 9 बीन रो, यानी बीन रो की कतार है। या फिर वो बोल देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि वहाँ पर वो जाकर कि क्या बनाना चाहता है, तो वहाँ पे यूँ बनाने चाहते हैं कि कैबिन मिट्टी और लकड़ी से कुछ घर बनाना चाहता है। तो ये छोटे-छोटे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आप बहुत अच्छे से पोएम को पढ़िए, उसके हिंदी को समझिए। हिंदी समझने से क्या होता है कि आपको जल्दी से याद होगा। जब आपको जल्दी से याद होगा तो आप क्वेश्चन के आंसर बहुत ही ईज़िली तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। चलिए देख लेते हैं, ये क्लास 9 का चैप्टर 2 है ना। चैप्टर 2 में एक पोएम दिया हुआ है वाइंड। वाइंड मतलब होता है दोस्तों हवा, विंड, वाइंड जो भी है हवा, इसका मतलब होता है हवा। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, आंधी हवा, इसके बारे में क्या होता है कि लिखा है इसमें, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड केसेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि आंधी बहुत तीव्रता से चलती है और बहुत कुछ नुकसान पहुंचाती है। हम इससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट, हम इससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं? चलिए पोएम के माध्यम से देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। वाइंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द windows, don't shatter the papers, don't throw down the books on the shelf। यहाँ पे बोल रहा है कि आंधी जरा धीमे आओ, आंधी जरा धीमे आओ, खिड़कियों के पल्लों को मत तोड़ो, डोंट सेटर्स द पेपर्स, कागज़ों को मत बिखराओ, और डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, अलमारियों से किताबों को मत गिराओ। आगे देख लेते क्या बोल रहा कि देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रे देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एंड पॉकिंग फन एट वीकलिंग, है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रेफर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। क्या बोल रहा है? इसका मतलब होता है, चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है इसका मतलब। चलिए देखो तुमने क्या किया,
तुमने सबको नीचे पटक दिया, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए, तुमने वर्षा को फिर से ले आया। तुम कमज़ोर चीज़ों पर अपनी मौज करने में चतुर हो। तुम कमज़ोर पुराने घरों को विच्छित करते हो, कमज़ोर पुराने दरवाज़ों को छिन्न-भिन्न करते हो, पुरानी बल्लियों को टुकड़े-टुकड़े कर देते हो। तुम लकड़ियों को तोड़ देते हो, शरीरों को नष्ट कर देते हो, जीवन को चूर-चूर कर देते हो और दिलों को तोड़ देते हो, है ना? क्रम्बलिंग हार्ट, क्रम्बलिंग मतलब होता है तोड़ना, तो आप उसको क्या करते हो, तोड़ देते हो, है ना? आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि द विंड गो विनोस एंड क्रसेस देम ऑल, ही वोंट डू what you tell him, so come let's build strong home, let's joint the doors firmly, practice to form the body, make the heart stiff fast, do this and the wind will be friend with us. The wind blows out weak fires, he make strong fire, round and flourish, his friendship it good, be praise him every day. इसका मतलब होता है कि देखो इसका मतलब होता है कि वायु देवता, है ना? यहाँ पे क्या बोला कि द विंड गोज विनो एंड क्रेसेस देम ऑल, ही वॉन्ट टू डू व्हाट यू टेल हिम, कि वायु देवता उन्हीं तरह तरह अलग करते हैं, जैसे कि वे धान को उसके छिलके से अलग करते हैं, धान को उनके छिलके से अलग करते हैं, है ना? वह उस कार्य को नहीं करेगा जो हम उसे करने को कहते हैं। इसलिए आओ हम मजबूत घर बनाएं, हम दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें, हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें, हम अपने दिलों को स्थिर रखें। यह करें तो आंधी हमारा मित्र होगा। आंधी कमज़ोर आग को बुझा देता है और तेज आग को खूब बढ़ाता हुआ गर्जना करवाता है। तो चलिए उससे दोस्ती करें। हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपनी चीज़ों को मजबूत करके आंधी से दोस्ती कर सकते हैं और हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं, यानी वी प्रेस हिम एवरी डे, और हम उसको प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं, मतलब उसको प्रोत्साहित करते हैं, खुशियाँ देते हैं। तो आंधी से दोस्ती करने का मतलब ये है कि आंधी को हम जो बोलेंगे वो सुनेगा नहीं, तो क्यों ना हम अपने ही शरीर को मजबूत रखें, अपने खिड़कियाँ दरवाज़ों को मजबूत रखें, अपनी चीज़ों को हम मजबूत रखें, ताकि आंधी आए तो उसे तोड़ ना पाए, और इससे क्या होगा, हम दोनों की दोस्ती मजबूत हो जाएगी। जैसे कमज़ोर आग को आंधी बुझा देती है और ज़्यादा आग रहता है तो आंधी की वजह से वह आग और भी ज़्यादा लौ पकड़ लेता है। बस यही छोटा सा पोयम है जिसके द्वारा हमें सीखना है। तो चलिए, इनके राइटर हैं सुब्रमण्या भारती, है ना? ट्रांसलेट बाय तमिल ए.के. रामानुजम। तो सुब्रमण्यम भारती जी द्वारा लिखे गए पोयम का नाम है विंड, या फिर विंड किसने लिखा है, तो सुब्रमण्या भारती। और ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है, फिर भी आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं और देख लेते हैं कि कक्षा 9 में जो पोयम नंबर 10 है ये क्या कह रहा है। ये कक्षा 9 का है और सब्जेक्ट इंग्लिश है। पोयम नंबर 10, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एक गहन निद्रा ने मेरी आत्मा पर मुहर लगा दी। सील यानी होता है मुहर लगाना, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट यानी होता है आत्मा। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है पोयम। द पोयम इज़ अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ? हाउ डज ही इमेजिन टू हर टू बी आफ्टर डेथ? ये कह रहा है कि यह कविता अपने किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के बारे में है। अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन, यह कविता किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के बारे में है। हाउ डज द पोएट फील, कि पोएट कैसा फील कर रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या महसूस करता है। हाउ डज द इमेजिन टू हर बी आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद पोएट क्या महसूस कर रहा है। तो चलिए छोटी सी पोएम है, देख लेते हैं। आई स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। एक गहन निद्रा ने मेरी आत्मा पर मोहर लगा दी, अब मुझे कोई मानवीय डर नहीं है। सी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। वह एक ऐसी वस्तु लग रही है जो धरती पर समय के स्पर्श को महसूस नहीं कर सकती। नो मोशन हैज सीज नाउ नो फोर्स, सी नाइदर हेयर्स नॉर सी। उसमें अब कोई गति करने की शक्ति नहीं रही, वह अब ना तो सुनती है ना ही देखती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ
ड्यूनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्री। कह रहा है कि पृथ्वी में के दैनिक भ्रमण रास्ते पर वह घूम रही है और चट्टानों और पत्थरों और वृक्षों के साथ। तो छोटा सा पोएम है कि जो आत्मा है वह चारों ओर घूम रही है, वह उसकी अब कोई शक्ति नहीं रही है, ना ही वो किसी को सुनती है ना किसी का देखती है, और बस हमारे आसपास ही घूमती रहती है। चलिए, आई स्लम्बर डिड माई स्पिरिट के लेखक हैं, आई स्लम्बर डिड माई स्पिरिट के लेखक है विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान रखिएगा कि आई स्लम्बर डिड माई स्पिरिट के राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई कोई एक पोएम का नाम बताइए तो स्लम्बर डिड माई स्पिरिट, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्लीप। चलिए, बहुत ही अच्छी पोएम थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। चलिए देख लेते हैं अगला पोएम हमारा क्या कह रहा है। अगला पोएम है द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, मतलब पोएम नंबर 5 है, और ये अगला पोएम हमारा कहलाया जाएगा द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। चलिए देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है नॉर्थलैंड का कब। राइटर हैं फॉब कैरी, राइटर हैं PHOEBE फॉब CARY। तो इसके राइटर हैं द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के राइटर हैं फॉब कैरी, है ना। इसका मतलब होता है नॉर्थलैंड का काव, नॉर्थलैंड का काव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंजर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रेड। इसका मतलब होता है कि एक कविता एक वृद्धा का मिथक काव्य में वर्णन करती है जिसने संत पीटर को अपने लालचीपन का कारण नाराज कर दिया था। कि द पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंजर्ड, एंगर्ड यानी होता है गुस्सा दिलाना, सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, ग्रीड यानी होता है लालची, ग्रीड मतलब होता है लालची, और एंगर्ड यानी होता है गुस्सा। तो एक सेंट पीटर को एक लालची महिला ने कुछ अपने बातों से नाराज कर दिया था, इसी पर ये पूरा पोएम बेस्ड है। तो चलिए 1 बाय 1 करके हर स्टैंजास को पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा हमारा पोएम। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। मतलब होता है अवे अवे मतलब होता है दूर दूर, अवे अवे मतलब होता है दूर दूर। तो दूर बहुत दूर नॉर्थलैंड में, वेयर द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रातें इतनी लंबी कि लोग दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, सारी रात सोकर नहीं बिता सकते। आगे क्या कह रहा है। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and two children look like bears cubs in their funny furry clothes। इसका मतलब होता है कि जब बर्फ़ गिरती है वे तेज धावक रेंडियर को बर्फ पर गाड़ी से बांध देते हैं और बालक रीछ के बच्चों के समान अपने मज़ेदार फर वाले कपड़ों में दिखते हैं। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू एंड एट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल टू यू, है ना। क्या बोल रहा है कि वे उन्हें एक अजीब कहानी सुनाते हैं, मुझे विश्वास तो नहीं है कि यह सच है, और तो भी तुम इससे एक सीख ले सकते हो यदि मैं यह कहानी तुम्हें सुनाऊं, है ना। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इन प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। इसका मतलब होता है कि एक बार जब संत पीटर वे इस दुनिया में थे, अब वो स्वर्ग में हैं, पहले की बात बता रहा है कि जब इस दुनिया में थे और जैसा कि तुम जानते हो और जैसी उनकी आदत है उपदेश देते फिरते थे। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। इसका मतलब होता है कि वे एक कुटिया के द्वार पर आए
जब वे पृथ्वी के चारों ओर यात्रा पर थे, जहाँ एक छोटी औरत केक बना रही थी और उन्हें एक भट्टी में पका रही थी। तो इसका आगे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ अ केक टू गिव हिम अ सिंगल वन। इसका मतलब है और उपवास के कारण वे मूर्छित हो रहे थे क्योंकि दिन लगभग बीत चुका था। उन्होंने उसके केक स्टोर से मांगा कि वह उसे केवल एक केक दे दे, टू गिव हिम अ सिंगल वन। आगे देख लेते हैं। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed to last to give away. इसका मतलब है इसलिए उसने एक बहुत छोटा केक बनाया, लेकिन जब वह पक रहा था उसने उसकी ओर देखा और सोचा कि लगता है कि देने के लिए भी ज़्यादा बड़ा है ना, यह भी ज़्यादा बड़ा है। चलिए आगे देख लेते हैं। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. इसका मतलब है इसलिए उसने दूसरा आटा गूंथा और वह और छोटा था, किंतु उसे पलटते समय लगा कि वह पहले केक के समान ही बड़ा है ना। देखिए क्या था, किंतु उसे पलटते समय लगा कि वह पहले केक के समान ही बड़ा है ना। देखिए क्या बोल रहा है बार बार, आगे चल के देख ले रहे हैं। Then she took a teeny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that. फिर उसने गूथे मैदे को एक छोटा सा टुकड़ा लिया और एक वेफर के समान पतला किया, किंतु वह उसे भी छोड़ना नहीं चाहती थी। आगे देख लेते हैं। For she said, my cake that seems too small when I eat of them myself are at to last to give away, so she put them on the shelf. इसका मतलब ये होता है कि और उसने कहा, मेरे केक जो बहुत छोटे दिखते हैं जब मैं उनको स्वयं खाती हूँ, लेकिन किसी को देने के लिए बहुत बड़े हैं, इसलिए उसने उनको अलमारी में रख दिया। आगे देख लेते हैं। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint, यानी संत। तब भले ही संत पीटर क्रोधित हुए क्योंकि वे भूखे व मूर्छित हो रहे थे, और निश्चित रूप से ऐसी औरत एक संत को उकसाने के लिए काफ़ी थी। And he said, you are far too selfish to deal in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. इसका मतलब होता है और उन्होंने कहा तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम बहुत स्वार्थी। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. इसका मतलब होता है और उन्होंने कहा तुम बहुत ही स्वार्थी हो, तुम एक मानव के रूप में जीने लायक नहीं हो कि तुम्हारे पास भोजन और आश्रय है और तुम्हें गर्म रखने को आग है। आगे देख लेते हैं। नाउ यू शाल बिल्ड एज द वर्स डू एंड शाल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल द डे इन द हार्ड ड्राई वुड। इसका मतलब होता है कि अब तुम उसी तरह घोंसले बनाओगी जैसे पक्षी बनाते हैं और सारा दिन सख्त सूखी लकड़ी में छेद पर छेद करती रहोगी, तुम्हें थोड़ा सा भोजन मिलेगा। आगे देख लेते हैं। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. फिर वह चिमनी में से होती है बिना कोई शब्द बोले, और चिमनी के ऊपर एक कठफोड़वा निकला क्योंकि वह एक पक्षी में बदल गई। जो महिला थी वह पक्षी में बदल गई। आगे देख लेते हैं। She had scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. इसका मतलब ये होता है कि उसके सिर पर एक सिंदूरी रंग की टोपी थी और उसे ऐसा ही छोड़ दिया गया था, लेकिन उस औरत के बाकी के सभी कपड़े जलकर काले कोयले के समान हो गए थे। आगे देख लेते हैं। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लाइव्स इन द ट्री स्टिल दिस वेरी डे,
बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। इसका मतलब होता है और प्रत्येक स्कूल जाने वाला गांव का लड़का उसे वन में देखता है जहां वह आज भी वृक्षों में रहती है। कौन? वही महिला, और भोजन के लिए वृक्षों में छेद करती है। तो यह महिला की कहानी थी जो सेंट पीटर के द्वारा उसे महिला से एक वुड पिकर के रूप में बना दिया गया, क्योंकि उस महिला ने क्या किया था कि खाने के लिए उन्होंने सेंट पीटर को कुछ भी नहीं दिया था और वे मूर्छित हो रहे थे, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने ऐसा कर दिया। चलिए, द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के राइटर हैं फॉग कैरी। एक छोटा सा कॉलम में कुछ लिखा है, चलिए देख लेते हैं क्या है। अ बैलड इज ए सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन द शॉर्ट स्टैंजास। Ballad are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from the generation to the next. A legend for the Netherlands is a ballad.